नमस्कार साथियों, स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 6। कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास जो बुक है, सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है, जिसका अध्याय नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति और अन्य ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, तमाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें। आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड की है, उसको मैं कवर करवा रहा हूँ। कक्षा 6, 7 और 8 के 1-2 पार्ट बचे हैं, उसके बाद 9 और 10 वो हम लेके चलेंगे। इधर से एनसीईआरटी की शुरू कर रहा हूँ, जिसमें ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो मैं कवर करवाऊंगा। सुनीता मैडम जो है साइंस का पूरा जो आपके मैटर है एनसीईआरटी का, वो पूरा कवर करवाने वाले हैं। कक्षा 6 से लेके 10 तक जो भूगोल का पार्ट है एनसीईआरटी का, वो मैं कवर करवाऊंगा। और कक्षा 11 और 12 जो कि लैब असिस्टेंट का एग्जिट जो है पूरा का पूरा सिलेबस है, वो अपने राजदीप सर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें पूरा लैब असिस्टेंट का कोर्स होगा। एकदम निशुल्क आप अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं, गोल गुरु पे। और जो अन्य जेल प्रेरी हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो जिसका राजस्थान जीके का पार्ट हो, राजस्थान भूगोल का पार्ट हो, राजस्थान की कला और संस्कृति का पार्ट हो, वो पूरा अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कवर करवाया जाएगा। फिलहाल देखें, एनसीईआरटी कक्षा 6 जो है भूगोल की पाठ्य पुस्तक, उसका अध्याय नंबर 1 देखने वाले हैं। और इसको देखने के बाद आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के हम लाए हैं। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, पीडीएफ और क्लास का शेड्यूल प्राप्त करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें भाई, अपने यार दोस्तों को शेयर क्या करें भाई। देखिए, आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है भाई। पूर्णिमा किस दिन होती है? जो पूर्णिमा होती है, जिस दिन पूरा चंद्रमा अपने को आकाश में साफ सुथरा दिखाई देता है, वो कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन पूर्णिमा थोड़ी होगी। चंद्रमा के पूर्ण आकार के दिन, सूर्योदय के दिन, या ग्रहण के दिन? तो देखिए, पूर्णिमा जो है आपको चंद्रमा के पूर्ण आकार के दिन नजर आएगी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए, एक महीने में कितने दिन होते हैं? अमूमन 30 दिन मानकर चलते हैं हिंदी पंचांग के अनुसार। हिंदू जो पंचांग है उसमें 1 से लेके 15 और फिर 16 से लेके 30, इस प्रकार एक महीने को 2 पखवाड़ों में हम डिवाइड करते हैं। किसी भी हिंदू पंचांग के अनुसार जो महीना शुरू होता है, पहला होता है कौन सा? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और दूसरा जो पखवाड़ा होता है वो होता है आपके शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है वो क्या कहलाता है? वो तो आपके कहलाता है अमावस्या। क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो क्या कहलाता है? वो आपके पूर्णिमा कहलाता है। इस दिन जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से साफ सुथरा दिखाई देता है। तो पूर्णिमा किस दिन दिखाई देगा? ये जो है शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन होने वाला है, 15वां दिन, उस दिन दिखाई देगा। और इस दिन चंद्रमा पूर्ण आकार के रूप में दिखाई देगा भाई। अगला सवाल देखिए, अमावस्या किस दिन होती है? क्या जब चंद्रमा दिखाई देता है, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, पूर्णिमा के दिन या ग्रहण के दिन? तो देखिए, अमावस्या के दिन जो है अंधेरा छाया रहता है, अंधकार में ही आकाश होता है, अंधेरा कायम रहता है। इस दिन कोई चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तब अमावस्या होती है, और चंद्रमा जब पूर्ण रूप से आपको दिखाई देता है वो होती है पूर्णिमा। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो अमावस्या, और पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो पूर्णिमा। आगे देखिए, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? केवल चंद्रमा को कहते हैं? 2 नंबर ऑप्शन है, केवल सूरज को कहते हैं? 3 है, आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को कहते हैं? या केवल ग्रहों को कहते हैं? तो देखिए, खगोलीय पिंड वो कहलाते हैं जो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से, ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से उपस्थित वस्तुएं क्या कहलाती है? वो आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं।
ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से उपस्थित जो स्वतंत्र वस्तुएं होती है वो आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसमें क्या आते हैं भाई, इसमें तारे भी आते हैं, इसमें ग्रह भी आते हैं, इसमें चंद्रमा भी आता है, इसमें उल्का पिंड भी आ जाएंगे आपके, शुक्र ग्रह भी आ जाएंगे, अन्य जो है जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से उपस्थित वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में वो खगोलीय पिंडों के रूप में जानी जाएगी। तो केवल चंद्रमा को हम कहेंगे, केवल सूरज को कहेंगे, ये दोनों तो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं भाई, वो आपके खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड किसे बोलोगे, जो ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से वस्तुएं उपस्थित है उनको हम खगोलीय पिंड कहेंगे। चाहे वो ग्रह भी हो सकते हैं, तारे भी हो सकते हैं, उपग्रह भी हो सकते हैं, या क्षुद्र ग्रह भी है, उनको भी हम खगोलीय पिंड बोलेंगे। अगला सवाल है तारे कैसे पिंड होते हैं। देखिए तारे सबसे पहले तो एक खगोलीय पिंड है। ये कैसे होते हैं भाई, ठंडे और छोटे होते हैं, बड़े और गर्म, जल के बने या पत्थर के बने। तो तारे जो होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। इनकी ये खासियत होती है कि आकार में बड़े और ये गर्म होते हैं तारे। सबसे अपने को आसानी से दिखने वाला तारा कौन सा है भाई, सूर्य है। सूर्य क्या है, सूर्य के तारा है जो अपने को आसानी से नजर आता है। आगे देखिए दिन के समय तारे क्यों दिखाई नहीं देते। आप देखिए अमूमन जैसे ही रात होती है तो आपको तारे दिखने नजर आ जाते हैं। अरे पहली बडेरा कहता है कि सुता सुता कोई भूखो सो जाए जना ऊपरे आसमान गन देखते हो कि तारा गिने। मतलब कहने का क्या है कि तारे हमेशा रात को ही क्यों दिखाई देते, दिन में दिखाई क्यों नहीं देते। बल्कि तारे तो रहते हैं उपस्थित लेकिन वो दिन में दिखाई नहीं देते। ऐसा क्या कारण है, क्या बादलों की वजह से, बादलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण, चंद्रमा की वजह से, या पृथ्वी की गति के कारण। तो देखिए दिन के समय जो तारे हैं वो सूर्य के तेज प्रकार के कारण, तेज प्रकाश के कारण अपने को नजर नहीं आते। उस प्रकाश की रोशनी में ये तारे खो जाते हैं, जो छोटे दूर होते हैं पृथ्वी से वो अपने को नजर नहीं आते। देखिए सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और पूरा निचोड़ जो आपको है एनसीईआरटी का, इसको पढ़ने के बाद कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है एक्स्ट्रा। जैसे अध्याय नंबर 1 कवर कर लिया तो इसके बाद इस अध्याय में कुछ भी नहीं बचेगा। पूरा है जितने भी 40-50 सवाल बनते हैं इस अध्याय से, छोटा सा अध्याय है कक्षा 6 का है, लेकिन जितने भी इसमें से सवाल बनते हैं सारे मैंने इसमें समाहित किए हैं भाई आप लोगों के लिए। अगला देखिए पूर्णिमा और अमावस्या के बीच कितने दिन का अंतर होता है भाई। तो मैंने बताया कि एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, 1 से 15 और 16 से 30, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये बात कर रहा है पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में कितने दिन का अंतर होता है। तो देखिए इस दिन क्या होती है, इस दिन होती है अमावस्या, और उसके बाद देखिए 15 के बाद में आप 30 तक चलोगे तो कितना दिन देखने पड़ेंगे आपको, 15 दिन और देखने पड़ेंगे। इस दिन क्या आ जाएगी, पूर्णिमा आ जाएगी। तो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में कितने दिनों का अंतर है, क्या 30, 15, 7 या 10। तो आपको सीधा सा पता चल रहा है 15वें दिन क्या होगी, किसी भी महीने की शुरुआत में 15वें दिन अमावस्या होगी और 30वें दिन क्या होगी, पूर्णिमा होगी। हर महीने में एक पूर्णिमा एक अमावस्या आती है, तो इसका जो अंतर है वो आपको 15 दिन नजर आएगा। एक पूर्णिमा और अमावस्या के बीच जो है अंतर आपको 15 दिन दिखेगा भाई। आगे देखिए सूरज क्या है। सूरज, सूर्य के बारे में पूछ रहा है, सूर्य क्या है। सूर्य एक बड़ा और गर्म पिंड है। कैसा, क्या ग्रह है, उपग्रह है, तारा है या क्षुद्र ग्रह है। तो देखिए सूरज या सूर्य जो है वो एक तारा है, और ये आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक उपस्थित तारा है। कौन सा, सूर्य। आकाश में दिखाई देने वाली छोटी चमकीली वस्तुएं किसमें शामिल होती है भाई। तो देखिए आकाश में जो कुछ भी अपने को चमकीली वस्तुएं दिखाई देती है वो किसमें, वो आपके खगोलीय पिंडों में सम्मिलित करते हैं। आगे देखिए तारे किससे बने होते हैं, क्या तारे पत्थर से बने हैं, क्या तारे गैसों से बने हैं, जल से बने हैं या धातु से बने हैं। तो आप इसमें देखोगे जो तारे हैं उनका निर्माण किससे होता है, गैसों से होता है। किससे होता है, गैसों से होता है। तो मुख्य तौर पे आप ध्यान रखोगे तारों का निर्माण गैसों से होता है। ध्रुव तारा किस दिशा में स्थित होता है भाई, जो ध्रुव तारा है जिसका मुख्य रूप से उपयोग किसमें होता है, दिशा ज्ञात करने में। दिशा
ज्ञात करने में ये महत्वपूर्ण है। कौन सा? ध्रुव तारा। या पूर्व दिशा में है, या पश्चिम में, उत्तर में, या दक्षिण में? तो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है भाई। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल है जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इनको समझते हुए चलना है। अगला देखिए, सप्तऋषि मंडल में कुल कितने तारे होते हैं? एक विशेष आकृति के रूप में यह 7 तारों का समूह होता है, जिसे हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, आकाश में तारों के समूह को क्या कहते हैं? जो आकाश में एक तारों का समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे? क्या ग्रह मंडल कहेंगे, तारापथ कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे, या उपग्रह मंडल कहेंगे? तो देखिए, अपने ब्रह्मांड में अनेक जो है नक्षत्र मंडल होते हैं, अनेक नक्षत्र मंडल होते हैं। नक्षत्र मंडल उसको कहेंगे जिसमें तारों का समूह समाहित हो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नक्षत्र मंडल आकाश में तारों के समूह को कहते हैं। अगला सवाल देखिए, अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का अन्य नाम क्या है? देखिए, जो हमने पढ़ा था सप्तऋषि, वो है अर्सा मेजर का ही एक भाग है। इसका दूसरा नाम क्या है? नक्षत्र मंडल। ब्रह्मांड में अनेक नक्षत्र मंडल पाए जाते हैं, उनमें से एक है अर्सा मेजर, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्या बिग डॉग है, बिग कैट है, बिग बियर है, या बिग स्टार है? तो देखिए, अर्सा मेजर का जो दूसरा नाम है वो आपके बिग बियर है, और सप्तऋषि जो हमने देखा 7 तारों का समूह है, वो इसका ही एक पार्ट है। ग्रह शब्द अंग्रेजी में किससे बना है भाई? देखिए, ग्रह जो शब्द है वो अंग्रेजी में किससे बना है? क्या प्लेनेट से बना है, स्टार से बना है, कॉमेट से बना है, या मून से बना है? तो ग्रह जो शब्द है वो आपके प्लेनेट से बना है। प्लेनेट है जो किसका शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। ये किससे बना है? इसका निर्माण है, इसका निर्माण ग्रीक शब्द प्लेनेट से हुआ है भाई। ग्रीक शब्द प्लेनेट से इसका निर्माण हुआ है। किसका? प्लेनेट, जो ग्रह का अंग्रेजी शब्द है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? जो पृथ्वी है, जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, इसके सबसे निकटतम तारा कौन सा है? क्या चंद्रमा है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वो आपके चंद्रमा है। इस कारण जो अन्य ग्रहों के उपग्रह हैं उन्हें हम सामान्य तौर पे चंद्रमा बोल देते हैं। ऐसे बोला जाता है कि शनि के कितने चंद्रमा है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्या सूर्य है, मंगल है, या ध्रुव तारा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो है आपके सूर्य। कौन सा तारा है? सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित तारा है। अगला सवाल देखते हैं, ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं भाई? तो देखिए, सौर परिवार जो होता है उसका मुखिया कौन होता है? सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो आपके होता है सूर्य। कौन होता है? सूर्य होता है। और इस सूर्य के चारों ओर जो है ये ग्रह चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित कक्षा में ग्रह इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह वो आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य खुद एक तारा है जो बड़ा और गर्म पिंड है। देखिए, रात में आकाश में चमकने वाली अधिकतर तारे कैसे दिखते हैं? रात में आकाश में चमकने वाले अधिकतर तारे कैसे दिखते हैं? बड़े और तेज, बहुत छोटे और मंद, लाल रंग के, या केवल सफेद? तो देखिए, रात में आकाश में चमकने वाले अधिकतर तारे, आप जब बाहर सोते हो, वर्तमान समय में तो ऐसे बाहर सोने की प्रथा ही खत्म हो गई। पहले क्या है, गाँव में एक ग्वाड़ी के मायने दस्त समाचार डाल सोता, और फिर खुले आसमान के नीचे आराम देखता तारा, बड़ा प्यारा नज़ारा दिखता। लेकिन अब क्या है, एसी आ गई, कूलर आ गए भारी मात्रा में, तो लोग क्या है, गर्मियों में भी अंदर सोते हैं, सर्दियों में भी अंदर सोते हैं, तो वो नज़ारा देखते नहीं है। फिलहाल यदि आप देखोगे कि रात में आकाश में चमकने वाले अधिकतर तारे वो बहुत छोटे और मंद दिखते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से काफी दूरी पर स्थित है, इस कारण अपने को छोटे छोटे और मंद दिखते हैं भाई। अगला सवाल देखिए, ग्रहों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ग्रहों की है सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
वे गर्म होते हैं, वे प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, वे चंद्रमा के समान होते हैं। तो ग्रहों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ग्रह जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ग्रह है वो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। ग्रहों का प्रकाश का स्रोत, ग्रहों का प्रकाश स्रोत कौन है भाई? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। ग्रह खुद अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, याद रखना। इनके प्रकाश का स्रोत कौन है? वो है सूर्य, जो उष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। सौर मंडल का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है भाई? क्या शुक्र है, मंगल है, बुध है या पृथ्वी है? तो एक बार सौर मंडल की स्थिति देख लीजिए। ये है अपना सूर्य। कौन सा है? सूर्य, जो एक तारा है। क्या है? तारा है, और सौर मंडल का या सौर परिवार का मुखिया है। तो देखिए, सूर्य से आप आगे चलोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा बुध। कौन सा ग्रह मिलेगा? बुध मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा शुक्र ग्रह। उसके बाद आपको मिलेगी पृथ्वी ग्रह। उसके बाद मिलेगा मंगल ग्रह। फिर आपको छोटे से पट्टी में इस तरीके से आपको मिलेंगे, वो है शुक्र ग्रह। इधर आपको मिलेगा बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह। इधर मिलेगा शनि, अरुण और वरुण ग्रह। ये सौरमंडल या सौर परिवार के 8 ग्रह हैं। 4 ग्रह इधर, 4 ग्रह इधर। इन दोनों को अलग करने वाली पट्टी है वो आपके शुद्र ग्रह कहलाती है। तो देखिए, सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा दिख रहा है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन दिख रहा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक आपको दिख रहा है वो है आपका बुध ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बुध। कौन सा होगा? बुध होगा। अगला सवाल लीजिए भाई। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं हम वर्ष। एक वर्ष बोलते हैं भाई, एक वर्ष बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जब पूरा करती है उसे हम एक वर्ष बोलते हैं। कितने दिनों में करती है? क्या 243 दिन, 365, 687 या 88 दिन? तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 365 दिन, जिसे हम एक वर्ष बोलते हैं। आगे चलिए, किस ग्रह का एक दिन सबसे लंबा होता है? देखिए, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन सबसे लंबा होता है? तो बताइए, क्या वो शुक्र ग्रह है, मंगल है, शनि है या बुध है? तो हम बात करें, एक दिन जो सबका बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन है, वो आपके शुक्र ग्रह का होता है। किस ग्रह का होता है? शुक्र ग्रह का होता है। याद रखोगे। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन सबसे लंबा होता है? तो वो है आपके शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? सौर परिवार में हमने देखा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर परिवार में हमने 8 ग्रह देखे। ग्रह वो कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर एक अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या शनि है, बृहस्पति है, नेपच्यून है या यूरेनस है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसे हम बोलेंगे बृहस्पति। शुक्र ग्रह के जस्ट बाहर स्थित ग्रह है वो आपका बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे चलिए, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक वलय या रिंग्स पाए जाते हैं? सामान्य शब्दों में हम कहें कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम वलय वाला ग्रह भी कहते हैं, जिसके चारों ओर रिंग है इस तरीके से, साफ सुथरी स्पष्ट सी रिंग दिखाई देती है? कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर है शनि। शनि को वल्ले वाला ग्रह भी कहते हैं। काफी ज्यादा सवाल है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में जहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है वहां मैं आपको डीपली समझाऊंगा। बाकी सरल सरल से सीधे सीधे प्यारे प्यारे सवाल है जो एग्जाम में आते हैं, हल करते जाइए। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए, अभी हमने देखा सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो ग्रह है, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं, वो सबसे दूर ग्रह है। यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून या शनि। तो नेपच्यून ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है भाई। आगे चलिए, मंगल ग्रह पर एक वर्ष कितने दिनों का होता है? मंगल ग्रह है, उस पर एक वर्ष कितने दिनों का होता है? जैसे पृथ्वी पर 365 दिनों का होता है, वैसे ही मंगल ग्रह पे कितना? 687
दिन का एक वर्ष होता है, याद रखोगे। शुक्र ग्रह का अपना अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में पूरा होता है? अभी हमने देखा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका दिन सबसे बड़ा होता है, तो वो ग्रह कौन सा था? वो था शुक्र ग्रह। इसका एक दिन पृथ्वी के कितने 243 दिनों के बराबर होता है भाई। कितने दिनों के? पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है शुक्र ग्रह का एक दिन। जो सौर परिवार में देखे तो ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन सबसे बड़ा होता है। आगे चलिए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो सभी को पता है, नीला ग्रह अपनी पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है, और 29% भाग पे थल है। मतलब अधिकतर जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने वर्षों में पूरा करता है भाई? तो शनि जो ग्रह है वो पृथ्वी का, सॉरी, सूर्य का एक चक्कर है क्या 12 वर्ष में, 29 वर्ष में, 84 वर्ष में, या 17 वर्ष में? तो शनि ग्रह सूर्य का 29 वर्ष में एक चक्कर पूर्ण करता है, याद रखोगे भाई। आगे देखिए, आंतरिक ग्रहों की विशेषता क्या है? ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, सूर्य से बहुत दूर होते हैं, नहीं होते भाई, ये तो नजदीक होते हैं, सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, और ठोस सतह वाले होते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता। आकार क्यों नहीं होगा? ग्रहों का आकार तो होता ही है, पृथ्वी का आकार नहीं है क्या? है ना, भूआब आकार, जो ना तो पूरी तरीके से गोल है ना पूरी तरीके से चपटी है, तो आकार तो होता ही है। तो आंतरिक ग्रहों की विशेषता क्या निकल के आ रही है इसमें से? सीधी सी दिख रही है, सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, मतलब आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव ग्रह इन्हें कहते हैं, सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, और ये ठोस सतह वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस सतह वाले होते हैं। तो आंतरिक ग्रहों का ये वाला जो सवाल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाह्य ग्रहों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही का पूछा है, सही नहीं है और है। ये चीज आप खास तौर पे ऑब्जेक्टिव सवाल जब हल करते हो तो याद रखोगे भाई। तो देखिए, ये सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, नहीं होते। आंतरिक ग्रह होते हैं नजदीक, तो ये ठोस सतह वाले होते हैं। ये ठोस सतह वाले नहीं होते, ठोस सतह वाले आंतरिक ग्रह होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इसका राइट आंसर यही है, बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, बल्कि आंतरिक ग्रह है वो ठोस सतह वाले होते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता? तो हमने देखा आंतरिक ग्रह, आंतरिक श्रेणी में कौन कौन आएगा? बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगी, और मंगल आएगा। इन चार के अलावा जो भी ऑप्शन में है वो नहीं होगा। तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, शुक्र है और मंगल है, शनि नहीं है। शनि कैसा है? ये बाह्य ग्रह है भाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाह्य ग्रहों की तुलना में आंतरिक ग्रहों का आकार कैसा होता है? बाह्य ग्रहों की तुलना में आंतरिक ग्रहों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। मतलब बाह्य ग्रह होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। जैसे हमने देखा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। वो किधर आता है? बाह्य ग्रह में शामिल है। तो बाह्य ग्रहों की तुलना में आंतरिक ग्रह बहुत छोटे होते हैं भाई। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा किसका उपग्रह? हमने शुरुआत में ही देख लिया कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो देखिए, औसत दूरी जो है आपके 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये राउंड फिगर में तो ये है भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी है। जब ये दूरी कम हो जाती है, जब ये कम हो जाती है तो उपसौर कहलाता है। और ये दूरी जब अधिक हो जाती है, साल में एक बार कम होती है एक बार अधिक होती है, जब अधिक होती है तो इसे अपसौर बोलते हैं। आगे चलिए, शुक्र ग्रह को किसका जुड़वा ग्रह कहते हैं? देखिए, आकार और आकृति, आकार व आकृति पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों याद रखोगे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? देखिए, प्लूटो पहले ग्रहों की श्रेणी में आता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है
उसने अगस्त 2006 में प्लूटो को क्या कर दिया, बोना ग्रह साबित कर दिया, बोना ग्रह साबित कर दिया। तो वर्तमान में प्लूटो बोना ग्रह है भाई। आगे देखिए, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्या लैटिन भाषा से, संस्कृत भाषा से, ग्रीक भाषा से? ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है, जिसकी जो है उत्पत्ति आपके ग्रीक भाषा से हुई है। ज्योग्राफी, जिसमें जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है वर्णन करना। सामूहिक तौर पे ज्योग्राफी शब्द का मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना। खगोलीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, खगोलीय पिंड और उनकी गति का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? आपके खगोल शास्त्री कहलाता है। सीधा सा आपको पता चल रहा है। इधर देख लीजिए भाई, जियो प्लस 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जियो प्लस लॉजी, यदि जियोलॉजी की बात करें तो पृथ्वी का अध्ययन करना किसमें होता है? जियोलॉजी में होता है। जियोमेट्री मतलब है पृथ्वी का मापन करना, ज्योमेट्री। जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो होता है उसे जियोइड बोलते हैं। तो जियो प्लस लॉजी प्लस मेट्री प्लस ऑइड, ये 3 शब्दावली है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जियोलॉजी मतलब जिस विज्ञान में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है वो जियोलॉजी। जियोमेट्री, जिसमें पृथ्वी का मापन किया जाता है। जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो स्थिति होती है वो जियोइड कहलाती है। आर्यभट्ट के अनुसार ग्रह और चंद्रमा किसके कारण चमकते हैं? स्वयं के प्रकाश से, सूर्य के परावर्त प्रकाश से, आकाशीय बिजली से, अग्नि के कारण। तो सिंपल सा है, बाकी अग्नि के कारण आपको भी पता है नहीं चमकेंगे, आकाशीय बिजली से भी नहीं चमकने वाले। और आपको पता है कि ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है सूर्य के परावर्तित प्रकाश से ग्रह और चंद्रमा चमकते हैं। ये बात किसने कही थी? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कही थी। आकार में पृथ्वी का स्थान कौन सा है भाई? क्या सबसे छोटा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह तो कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे छोटा ग्रह। तो देखिए, आकार की दृष्टि से यदि बात करें तो 4 सबसे बड़े ग्रह हैं, वो है आपके बाह्य ग्रह। उसके बाद यदि पांचवा किसी का नंबर आता है तो वो है आपकी पृथ्वी। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है वो हमने देख लिया। सतह पर अधिक जल के कारण पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पे जल उपस्थित है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है चंद्रमा, ये पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर दूर है भाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चंद्रमा पृथ्वी से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आगे देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है, जो प्रकाश की गति है वो आपके 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? यदि ऑप्शन की दृष्टि से देखें 2, 5, 8 या 10, तो इसका तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 8 मिनट का समय लगता है सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में। लेकिन यदि हम सीधा सीधा देखें, पर्टिकुलर देखें, तो 8 मिनट और 20 सेकंड जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में ये समय लगता है भाई। 8 मिनट 20 सेकंड के समय में सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। आगे देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है, कल्पना चावला है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, या एडविन एल्ड्रिन है? तो देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है वो है आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने जुलाई 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। पृथ्वी को किस कारण भूभाग वाला ग्रह कहा जाता है? गर्म तापमान के कारण, वायुमंडल की मोटाई के कारण, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी आकृति के कारण, या अधिक जल के कारण? तो देखिए, भूआब, पृथ्वी को भूआब, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी आकृति होने के कारण कहा जाता है। पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं, वहां से मोटाई लिए हुए हैं और दूरों से चपटी होती है। इस कारण ना तो पृथ्वी पूरी तरीके से गोल है, ना पूरी तरीके से चपटी है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है। ये देखिए, ये कैसे उपग्रह हैं? ये कृत्रिम उपग्रह हैं। इनसेट,
IRS और एडुसेट जो एजुकेशन से संबंधित है इत्यादि भारतीय उपग्रह है जो अंतरिक्ष में उपस्थित है। याद रखोगे, बहुत बार एग्जाम में सवाल यहाँ से बनते हैं भाई। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से यदि देखें तो एकमात्र जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, ये पृथ्वी का चक्कर जो लगाता है वो आपके 27 दिन में लगाता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के टूटे हुए भाग माने जाते हैं? तो क्या उल्का पिंड को कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा या तारे? तो देखिए ग्रहों के टूटे हुए भाग है वो आपके क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। छोटे छोटे पत्थर के से टुकड़े आपको नजर आएंगे, ये क्षुद्र ग्रह, ये ग्रहों के टूटे हुए भाग माने जाते हैं। ये देखिए चंद्रमा की स्थिति पिक्चर दिख रहा है, ये बिल्कुल पूर्णिमा को एकदम पूरा दिख रहा है आपको, धब्बे दिख रहे हैं छोटे छोटे, अलग अलग स्पॉट, ब्लैक स्पॉट भी दिख रहे हैं। तो ये किसकी आकृति है? ये आपके पूर्णिमा को जो चांद होता है, जो चंद्रमा दिखता है, उसकी आकृति है। अच्छे से देखना इसको। आगे देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बड़े बड़े पिंड होते हैं उनको तो हम ग्रह कहते हैं, और जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। ये उल्का पिंड जो है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो अक्सर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की इनकी प्रवृत्ति होती है, और जैसे ही इधर प्रवेश करते हैं तो गर्म होते हैं और फिर पृथ्वी की ओर गिरने की इनकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कई बार जब गिरते हैं तो वायु के घर्षण से ये क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद इनसे एक चमक निकलती है, चमकदार। कई बार ये बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, कई बार ये पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, और जब पृथ्वी पर ये पहुंचते हैं तब पृथ्वी पर ये जहां गिरते हैं वहां गड्ढे उत्पन्न कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि उल्का पिंड यहाँ पर गिरा है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंड है वो उल्का पिंड, बड़े पिंड ग्रह कहलाते हैं। एक जो पिछले सवाल में हमने देखा क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह की जो स्थिति है वो कहाँ पर मिलती है? आपके मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे पिंडों की एक जो श्रृंखला पाई जाती है, जो एक श्रृंखला में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। आकाशगंगा को प्राचीन भारत में किससे जोड़कर कल्पना की गई? समुद्र से, बहती नदी से, पर्वत श्रृंखला से या वृक्षों से? तो आकाशगंगा है, इसको प्राचीन भारत में बहती नदी से। किसकी बहती नदी? प्रकाश की बहती नदी, प्रकाश की बहती नदी से इसकी तुलना। आकाशगंगा को प्राचीन भारत में बहती प्रकाश की नदी से तुलना की गई है भाई, ये भी याद रखना। एक एक लाइन जो है आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा गया। आकाशगंगा जिसे हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, किस चीज का समूह है? आकाशगंगा ग्रहों का है, चंद्रमाओं का है, तारों का है या उल्का पिंडों का है? तो आकाशगंगा जो है ये एक तारों का समूह है। क्या है? तारों का समूह है। और इसी आकाशगंगा का अपना सौर परिवार या सौर मंडल है, वो भाग है। एक छोटा सा यहाँ पर देखिए मैप है जिसके माध्यम से जो हमने पढ़ा है उसका एक सार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। देखिए सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं, लाखों आकाशगंगाएं हैं, लाखों आकाशगंगाएं हैं। जो अपना सौर मंडल या सौर परिवार जिस आकाशगंगा में या नक्षत्र मंडल में उपस्थित है उसे हम आकाशगंगा या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। अपना सौर मंडल इसी आकाशगंगा का भाग है, और इसी सौर मंडल में अपनी पृथ्वी है, और इसी पृथ्वी पर अपन रहते हैं। सीधे शब्दों में यदि बात करें तो अपन जहाँ रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी, और ये पृथ्वी जिसमें उपस्थित है उसे क्या बोलते हैं? सौर मंडल। मतलब है ये पृथ्वी अपने सौर मंडल का भाग है। सौर मंडल या सौर परिवार जिसमें सूर्य और उसके 8 ग्रह सम्मिलित किए गए हैं, उन 8 ग्रहों में कौन है? पृथ्वी है। ये सौर मंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का भाग है। अनेकों आकाशगंगाओं, लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो ये था भाई एक प्यारा सा और शानदार सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला जो अध्याय है उसके साथ। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में देख के जरूर बताना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करना, क्योंकि आपका एक लाइक है किसी भी टीचर का बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा आज का ये सेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।